Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So today we are going to revise the chapter number 3 matrices in one short video. One short video means quick revision. We'll make a quick revision. फटाफट कॉन्सेप्ट देखेंगे और कोई डाउट अगर आपको इसमें बीच में होता है तो आप पूछ सकते हैं. वैसे 3.4 ओमिटेड है बट देखेंगे टाइम बचेगा तो रिवीजन में तो उसको भी ले ही लेंगे. क्वेश्चंस बल्कि ना करें पर रिवीजन तो देख ही सकते हैं. कॉन्सेप्ट क्या था वो तो देख ही सकते हैं. ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम कम टू द पॉइंट. मैट्रिक्स सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं. मैट्रिक्स प्लूरल फॉर्म इज मैट्रिसेस. क्या कहता है? मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे. एरे मींस अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस. ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन. 1 सेकेंड. ठीक है. मैट्रिक्स प्लूरल फॉर्म इज मैट्रिसेस इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस अरेंज्ड इन रोज. यानी कि हॉरिजॉन्टल जो अरेंजमेंट होता है उसको रोज कहेंगे, जो वर्टिकल अरेंजमेंट होगा उसको कॉलम्स कहेंगे. इनके बीच का जो अरेंजमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है? मैट्रिक्सेस. इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं? या तो नंबर्स या फिर फंक्शंस. याद रहे, नंबर्स आए या फंक्शंस आए दोनों रियल आने चाहिए. दोनों क्या आने चाहिए? रियल आने चाहिए. एलिमेंट्स उसके रियल होने चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, द नंबर्स और द फंक्शंस. जो नंबर्स और फंक्शंस उसके बीच में रखे हुए हैं, राजा ये गेट लगा दे. द नंबर्स और द फंक्शंस जो इसके बीच में रखे हुए हैं उनको क्या कहते हैं? एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज. उस मैट्रिक्स के एंट्रीज के नाम से जाना जाता है उसको, या फिर एलिमेंट्स के नाम से जाना. नेक्स्ट देखते हैं. ये हो गया इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन. अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. हर एक मैट्रिक्स की एक ऑर्डर होती है. क्या कह रहा है? द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स. किसी मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ रोज है एंड कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स है उसको एक ऑर्डर में रिप्रेजेंट करने को हम क्या कहते हैं? उस मैट्रिक्स का ऑर्डर. इट इज डिनोटेड बाय m क्रॉस n या m by n. इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? m by n. ठीक है, लिखते हैं ऐसे, पढ़ते हैं ऐसे, m by n. जहां पे m क्या होता है? बोलो क्या होता है? नंबर ऑफ रोज. और n क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है. ऑब्वियसली m n जो है नेचुरल नंबर होंगे क्योंकि मिनिमम एक नंबर ऑफ रो चाहिए और मिनिमम एक नंबर ऑफ कॉलम चाहिए. और उसके बाद इंटीग्रल वैल्यू में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम चाहिए. एक रो हो गई तो उसके बाद ऐसे नहीं कि 1.5 रो है, 1.5 रो नहीं हो सकती, 2 ही रो होंगी तो वो इंटीग्रल वैल्यू में चलेगी और मिनिमम एक चलेगी. दैट मींस m और n दोनों क्या होंगे? क्या होंगे? नेचुरल नंबर वाले सेट से बिलोंग करें. चलते हैं आगे. एक नोट है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n या m by n इज mn. एक m by n की कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हम इस तरीके से क्लोज्ड ब्रैकेट में डिनोट करते हैं ना, उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मान लो m by n है, तो उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे? m और n को आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, वेरी इजी. नेक्स्ट, ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय विच लेटर? कैपिटल लेटर. हमेशा मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट कराएंगे, ABCD एक्सेट्रा, और उसके एलिमेंट्स को किससे डिनोट कराएंगे? स्मॉल लेटर्स. और क्या तरीका होता है? स्मॉल लेटर के आगे फिर हम उसका पोजीशन लिख देते हैं. ये क्या है? पोजीशन. IJ मींस पोजीशन, जिसमें ith रो और jth कॉलम होता है. क्या होता है? ith रो या फिर jth कॉलम. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. Here Aij denotes the elements in the ith row and jth column. वही बात कि Aij का मतलब क्या है? एक ऐसा एलिमेंट जो ith रो में है और jth कॉलम में, और वो एलिमेंट यूनिक होगा. एक मैट्रिक्स में मैंने कहा सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम में एलिमेंट बताओ, तो वो जो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम में एलिमेंट निकला, वो जो निकला है वो यूनिक होगा ना. ऐसा नहीं है कि मान लो मैंने उधर एक एलिमेंट रख दिया तो वो सेकंड रो थर्ड कॉलम में, तो वो फिर ऐसा कैसा एलिमेंट इक्वल हो सकता है, वैल्यू इक्वल हो सकती है बट वो पोजीशन यूनिक है. भाई सेकंड रो और थर्ड कॉलम वाली जो पोजीशन हो गई A2 3, ये यूनिक है. ये एक मैट्रिक्स में दो पोजीशन नहीं होगी, एक ही पोजीशन होगी. तो पोजीशन इज यूनिक. ऑल्दो उसके अंदर जो एलिमेंट रखा हुआ है उसकी वैल्यू दूसरे किसी एलिमेंट से इक्वेट कर सकती है, वो एक अलग चीज है, बट पोजीशन इज यूनिक. हाँ, तो वेयर ये जो i है, ये जो नंबर है i, ये 1 से m तक बिलोंग करेगा. 1 मतलब वही नेचुरल नंबर, और m क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रोज ही m है. टोटल नंबर ऑफ रोज कितने एक मैट्रिक्स में? m. मैंने कहा 10 रो की मैट्रिक्स है तो 11वीं रो का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. मैंने कहा 5 रोज की मैट्रिक्स है तो मैं ऐसे तो कह नहीं सकता कि छठे रो का वो वाला एलिमेंट बताओ, सिर्फ रोज ही 5 है. दैट मीन्स ये i की वैल्यू 1 से m तक जाएगी और j की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? n है. ठीक है, तो अब कुल मिला के पहले हमने बात करी थी m और n नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे. अब i और j भी नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेंगे.
ठीक है ना, आई और जे भी नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट, ये तो हो गई हमारी मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। अब जनरल फॉर्म क्या होती है, किसी भी m बाई n की मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का जनरल फॉर्म ये होती है कि एक मैट्रिक्स है A, उसका ऑर्डर क्या है m बाई n। तो पहला एलिमेंट जो होगा A11, वन क्या, वन का मतलब है फर्स्ट रो, इस वन का मतलब है फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे चलते 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 कोई ए आई जे नाम का एलिमेंट होगा, ith रो jth कॉलम, क्योंकि आई जे क्या है, आई जे क्या है, आई 1 से m के बीच में, जे 1 से n के बीच में, तो उनके बीच में ही आएगी वो पोजीशन आई जे वाली, जो अपन स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं किसी भी पोजीशन की, वो उसके बीच में हम मानेंगे। और खत्म कहाँ होगी, A1n पे खत्म होगी। ये आई नहीं है, सॉरी ये वन है, क्योंकि फर्स्ट रो चल रही है तो ये तो वन 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 ही रहेगा, ठीक है। जब सेकेंड रो चलेगी तो देखो ये 2 2 2 ही हो रहा है बार बार, और कॉलम की पोजीशन चेंज हो रही है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ऐसे चलते चलते कोई जेथ कॉलम भी होगा, और आखिरी वाला कॉलम कौन सा होगा, nth कॉलम होगा, ठीक है। अब ith रो भी होगी, जैसे ये jth कॉलम चल रहा है वैसे ith कॉलम भी होगा, कोई ना कोई होगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि 2 के बाद वाला ही होगा, मैंने डॉट 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 लगाया, हो सकता है बाद वाला हो सकता है बीच में कुछ कॉलम्स और हो और उसके बाद में हो, ठीक है। तो ith रो में आई पोजीशन चलेगी, और कॉलम की पोजीशन कैसे चलेगी, वही 1 2 3, बीच में कहीं जे भी आएगा, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, nth कॉलम। ऐसे करते 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 लास्ट में हम आ गए, तो लास्ट रो हमारी mth रो होगी, जैसे लास्ट कॉलम nth कॉलम हो रहा है, लास्ट कॉलम क्या हो रहा है, nth कॉलम हो रहा है, तो लास्ट रो क्या रहेगी, mth रहेगी। तो m क्योंकि mth रो है, और कॉलम वही 1 2 3 और अप टू, बीच में कोई जे भी आएगा, और अप टू। तो ये किसी की भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। चलें आगे, कोई प्रॉब्लम इसमें, नो, ठीक है। अब किसी भी मैट्रिक्स को हम शॉर्ट में इस पूरा ना लिख के इस फॉर्म में भी डिनोट करा देते हैं कि A बराबर ए आई जे एम बाई एन, ए बराबर ए आई जे एम बाई एन। अगर अंदर ए लिखा तो अंदर ए, अगर अंदर बाहर बी लिखा तो अंदर बी, अगर बाहर सी लिखा तो अंदर सी। आई जे मीन्स उसकी पोजीशन, एम बाई एन मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स का नोटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे वही बात कि आई तो कहाँ से कहाँ के बीच में, 1 से m के बीच में, और जे कहाँ से बीच में, 1 से लेके। भाई जब मुझे किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स नहीं बताने सारे, पूरा तामझाम नहीं बताना मुझे, तो मैं पूरे एलिमेंट्स को एक ही एलिमेंट से डिनोट करा देता हूं ए आई जे, पूरे एलिमेंट्स को एक ही एलिमेंट से डिनोट करा देता हूं ए आई जे, पूरा नहीं बताना। अब पूरा बताना है तो फिर बता दो जो भी है सारा सब कुछ, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स में ऐसी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को कॉलम वाइज अरेंज करते हैं, मतलब लिस्ट बना दी है, जैसे अपन किसी भी चीज की लिस्ट बनाते हैं, एक्चुअली अपन कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। एक ही कॉलम हो, रोज कितनी भी हो सकती है, ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फोर्थ रो, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। तो ए कॉलम मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या होगा हमेशा m/1, ये तो 1 फिक्स हो गया नंबर ऑफ कॉलम, और m कुछ भी हो सकता है, दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स इज 1। एग्जाम्पल आपके सामने देख ही रहा है, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। नेक्स्ट, ठीक है, ये इसका नोटेशन हो गया भाई। A11 इसके अंदर एलिमेंट्स किस तरह के दिखा देंगे, A11 A21, ऐसे करते 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 कोई ith रो भी आएगी, और ऐसे करते 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 कोई लास्ट रो कौन सी होगी, mth रो होगी, ठीक है। अब रो मैट्रिक्स इसका जस्ट थोड़ा सा उल्टा मान लो, वो कॉलम में अरेंजमेंट था और ये एक ही रो में अरेंजमेंट है। आपने लिस्ट तो बनाई पर आपने लिस्ट ऐसे बनाई हॉरिजॉन्टली, ठीक है। रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/n, इसका ऑर्डर क्या होगा हमेशा 1/n। भाई नंबर ऑफ रोज जो है वो एक रहेंगी, कॉलम सब कितने भी हो सकते हैं कुछ पता नहीं है, ठीक है। इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा, A11 A12 ऐसे करते 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 1j jth कॉलम भी आएगा, ऐसे करते 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 लास्ट nth कॉलम भी आएगा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस एक ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर फॉर्म में दिखाई दे, दैट मींस नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर क्या होता है, लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेड्थ, वही तो स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल। तो इसको अपन कैसे डिनोट करते हैं भाई, m और n इक्वल हो गए ना, m/n ऑर्डर होता था और m और n क्या हो गए, इक्वल, तो इसको अपन सिंपली डिनोट करते हैं n/n, यानी इधर और इधर सेम नंबर होना चाहिए, या सिंपली n से भी डिनोट करा सकते हो, सिंपली n। अगर मैंने सिंपली n कह दिया दैट मीन्स n/n। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं कि 3/3, सिंपली 3/3 बोल दिया तो भी ठीक है, और सिंपली 3 बोल दिया तो भी ठीक है। भाई मैं एक स्क्वायर की डायमेंशन बताऊं तो मुझे
मैं ऐसे बोल दूं एक स्क्वायर है 3 बाई 3 सेंटीमीटर का तो भी चलेगा, और मैं ऐसे कहता हूँ एक स्क्वायर है जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर है तो भी चलेगा। समझ जाओगे, यूं 3 है तो यूं 3 है, वही सेम चीज वहां पर है। एन बाई एन बोलो या सिंपली एन बोलो, बोथ वेज आर एक्सेप्टेबल। दैट इज नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। एनी डाउट टिल नाउ? अब स्क्वायर मैट्रिक्स के तीन प्रकार हैं हमारे पास। स्क्वायर मैट्रिक्स के क्या हैं? 3 प्रकार हैं। फर्स्ट वन वाज डायगोनल, सेकंड स्केलर, लास्ट आइडेंटिटी। अब कैसे 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 चेंजेस हो रहे हैं? सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स का पहला प्रकार, ये एग्जांपल दे रखा है स्क्वायर मैट्रिक्स का 2 बाई 2 या 3 बाई 3 या 4 बाई 4। मैक्सिमम आपके जो ऑपरेशंस होंगे वो 3 बाई 3 के ही आएंगे, है ना? ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? एक डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी होती है कि जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे? पहले तो बताओ डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे? नहीं, मैथमेटिकली बताओ। आई और जे इक्वल हो। भाई ए आई जे पोजीशन थी तो आई और जे क्या हो? इक्वल हो, यानी A11 A22 A33 A44 A55। वैसे जो स्क्वायर जो फिगर होता है उसमें 2 डायगोनल्स होते हैं, एक ये डायगोनल एक ये डायगोनल। बट स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 डायगोनल नहीं होंगे, एक ही डायगोनल होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है? 1 3। तो 1 3 और 2 2 मैच नहीं कर रहा है ना, मतलब सॉरी 1 3 में 1 और 3 मैच नहीं कर रहा है ना, 1 3 में 1 और 3 मैच नहीं कर रहा है। आपको आई और जे मैच कराना है। 1 1 मैच हो गया, 2 2 मैच हो गया, 3 3 मैच हो गया। समझ में आई बात? तो यही डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज बेसिकली मैट्रिक्स जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन जीरो हो। क्या हो? अदर एलिमेंट शुड बी जीरो। other element should be zero, only the diagonal elements should be there and they should be non zero elements, all of them। तीनों के तीनों जो क्या होने चाहिए? नॉन जीरो एलिमेंट्स होने चाहिए। एक इसकी डेफिनेशन रीड आउट करते हैं फटाफट। डायगोनल मैट्रिक्स इज a square matrix aij n by n in which aij equals to 0। aij मतलब कोई भी एलिमेंट जीरो कब होगा? जब आई और जे इक्वल ना हो, मतलब रोथ और कॉलम जब इक्वल ना हो तब तो वो जीरो है। जैसे कि ये है तो 2 और 1 इक्वल नहीं है ना, तो इसकी वैल्यू जीरो है। जैसे ये है, सॉरी ये 1 2 है ना, 1 3 ये इक्वल नहीं है तो भी इसकी वैल्यू जीरो है। तो आई और जे इक्वल नहीं है तब तो उसकी वैल्यू जीरो है। ठीक है। दैट इज ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो। तो सॉरी, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन अब सुनो। थोड़ा सा हमने हल्का सा गलत सीख लिया, फिर से सुनो। डायगोनल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बचे हुए एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो। देयर इज नो कमेंटिंग ऑन द डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट शुड कैन आल्सो बी जीरो, मतलब इन तीनों में से भी कोई जीरो हो सकता है। समझ में आई बात? जरूरी नहीं है कि ये नॉन जीरो ही हो, जरूरी नहीं है कि ये क्या हो? नॉन जीरो हो सकता है उनमें से एक आध जीरो हो जाए तो भी वो डायगोनल मैट्रिक्स है। डेफिनेशन सेज कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी जीरो। देयर इज नो कमेंटिंग ऑन द डायगोनल एलिमेंट्स। सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो। तो कल को एग्जांपल ऐसा आ जाए, क्योंकि आपके एमसीक्यू है तो ऐसे उटपटांग क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। 2 0 0 1 5 3 सॉरी 0 5 3 0 5 3 एंड 3 नहीं सॉरी एक मिनट 0 5 0 0 0 और यहाँ जीरो आ जाए तो आपको कि सर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो हैं, बट डायगोनल एलिमेंट्स बी में से भी एक जीरो आ गया तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। नहीं, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में देखना ही नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं ये चेक करने के लिए अपने को केवल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को देखना है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी 100% जीरो, उसमें से कोई भी एक भी नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। यही डेफिनेशन में है कि आई और जे इक्वल ना हो तब ए आई जे जीरो हो, उसके अलावा और कुछ भी दिखा हुआ है नहीं। और स्टेटमेंट फॉर्म में क्या लिखा हुआ है कि ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो। इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि डायगोनल एलिमेंट्स का क्या होगा, तो जो भी होगा देखा जाएगा। जीरो है तो भी ठीक, जीरो नहीं है तो भी ठीक। ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो उसके नॉन जीरो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो होंगे ही होंगे, लेकिन इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में ऊपर कुछ कमेंटिंग नहीं की गई थी, इधर कमेंटिंग होगी। क्या कमेंटिंग होगी? कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सारे के सारे इक्वल होने, जैसे यार कि 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4। व्हाट अबाउट 0 0 0? इज इट ए स्केलर मैट्रिक्स और नॉट? वो भी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स अभी भी इक्वल है, 0 0 0 इक्वल है ना।
तो देखो किस तरीके से घुमा के क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आ जाए। समझ में आई बात? क्लियर है? तो स्केलर मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स, इज a diagonal matrix, is a special type of diagonal matrix in which a I j 0 कब होगा? जब i और j इक्वल ना हो। देखो i और j इक्वल ना हो इसका मतलब है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, i और j इक्वल हो इसका मतलब है डायगोनल एलिमेंट। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए a I j 0 है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या है? a I j एक k नाम का स्केलर है, वेयर k इज ए स्केलर कांस्टेंट, और 0 भी एक स्केलर कांस्टेंट होता है, तो k की वैल्यू 0 भी हो सकती है। दैट मींस डायगोनल एलिमेंट्स भी 0 0 0 हो सकते हैं। दैट विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज ए स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ठीक है। दैट इज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर। भाई नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 के इक्वल हैं और डायगोनल एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हैं। अब एक दूसरे के इक्वल है तो तीनों ही 0 भी हो सकते हैं, या जितने भी हैं सारे 0 भी हो सकते हैं। क्लियर? इसका एक नोटेशन देख लो, तो ये 0 0 0 और एक के आएगा, और के की वैल्यू 0 भी हो सकती है, मतलब एनी स्केलर कांस्टेंट हो सकता है ये। ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स का स्पेशल फॉर्म है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या था? डायगोनल एलिमेंट्स के करके कोई कांस्टेंट होते थे। अब ये क्या होंगे? 1 1 1। अब मतलब इस के की वैल्यू, ऐसे मानो इस के की वैल्यू अगर 1 मान ली जाए, 1 मान ली जाए, क्या मान ली जाए? 1 मान ली जाए, तो ये स्केलर मैट्रिक्स क्या बन जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इस के की वैल्यू अगर 0 मान ली जाए तो ये स्केलर मैट्रिक्स क्या बन जाता है? स्केलर तो है ही, एक चीज नल मैट्रिक्स, क्योंकि फिर तो सारे 0 हो गए ना। डायगोनल तो है, स्केलर भी है, सब है, बट वो नल भी तो बन गई। हाँ, नल मैट्रिक्स तो सारी मैट्रिक्स है, लेकिन देखो कल को ऐसे क्वेश्चन आ जाए, अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच के की वैल्यू 0, ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स। एक स्केलर मैट्रिक्स जिसमें के की वैल्यू 1, ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? जो नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, क्लियर है? नहीं, वो तो नल कैसे? नल में तो सारे 0 चाहिए ना, उसमें तो 1 1 1 है ना, डायगोनल एलिमेंट से 1 1 1 है। ठीक है, क्लियर? हाँ, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये क्या है? वैसे तो सीख ली, डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं। एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। ये स्पेशल टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें क्या है, जब आई और जे इक्वल नहीं है, यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में तो 0 मिलेंगे, जब आई और जे इक्वल है यानी डायगोनल एलिमेंट्स में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। स्पेसिफिकली क्या मिलेगा? कंपल्सरी रूप से 1 मिलेगा। दैट इज स्टेटमेंट फॉर्म में क्या लिखा कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। कोई डाउट? or identity matrix is a very crucial matrix to understand when it comes to finding the inverse of a matrix। जब inverse की बात होती है तब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बहुत बड़ा रोल है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है। आगे चल के जब हम क्वेश्चन करेंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ये वर्ड सुनाई नहीं देगा आपको क्वेश्चंस करने में, ये आपको कॉन्सेप्चुअली याद करना है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये वर्ड आपको सुनाई देगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और ये मैट्रिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम भी आती है। सुनो, एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा आई से डिनोट कराते हैं। किससे? आई से, लेटर आई। सिंपली आई एन का मतलब क्या हो जाएगा कि एक ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर एन है, जिसका ऑर्डर एन। जैसे मैंने लिखा आई टू, तो आई टू का मतलब क्या हो जाएगा? एक ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कुछ ऐसे है, 2 by 2 की। मैंने लिखा आई थ्री, तो एक ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें 1 0 0 0 1 0, अच्छा ये दी हुई आई है ना। ठीक है, क्लियर है? अब जीरो मैट्रिक्स या हाँ, अब देखो आइडेंटिटी क्या थी? स्केलर थी। मैंने क्या कहा था? टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो अब तो सारी स्क्वायर ही चल रही है। आइडेंटिटी क्या थी? स्केलर थी। स्केलर क्या थी? डायगोनल थी। और डायगोनल क्या थी? डायगोनल तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स स्क्वायर हो। वैसे फिगर्स में तो रेक्टेंगल का भी डायगोनल होता है, बट मैट्रिक्स के केस में ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डायगोनल होता है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डायगोनल होता है। तो डायगोनल की जहां बात होगी ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स ही चल रही है। जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, याद रखना। इट कैन बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑल्सो। जीरो मैट्रिक्स मीन्स बेसिकली जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स 0 हो जाए, चाहे से वो स्क्वायर हो चाहे से वो रेक्टेंगल हो। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स को अलग पार्ट मान के चलना। मतलब यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स खत्म होते हैं, जीरो मैट्रिक्स स्पेशल मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स
ठीक है, ए वेयर आई जे नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ए आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई n, देखो m बाई n लिखा है मैंने, दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कैन बी डिफरेंट, इक्वल है तो भी ठीक है और इक्वल नहीं है तो भी ठीक है, इन विच ए आई जे 0 है फॉर एनी i बिलोंगिंग टू 1 to m एंड फॉर एनी j बिलोंगिंग टू 1 to n। ऐसी कोई कमेंटिंग नहीं है कि i j के बराबर हो तो क्या होगा और i j के बराबर ना हो तो क्या होगा, कुछ भी होगा a i j हमेशा ही 0 होगा, यानी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। स्टेटमेंट फॉर्म में क्या लिखा है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है। सारे एलिमेंट्स 1, हाँ अगर मैंने 1 को 1 बाई 1 की मैट्रिक्स में लिखा तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो गया, वो डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया, वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो गया, वो स्केलर मैट्रिक्स भी हो गया, क्योंकि सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल चाहिए, है ही एक, तो मैं मान लूंगा इक्वल है। याद करो जब टेस्ट लगता नहीं है तो पास है, तो मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स कम से कम 2 होने चाहिए चेक करने के लिए कि इक्वल है या नहीं है, एक ही है तो इक्वल है या नहीं है चेक ही नहीं कर पाया मैं, तो टेस्ट लगा ही नहीं, दैट मीन्स पास, ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर 2 लिख दूं, 1 बाई 1 की मैट्रिक्स में 2 लिख दूं, तब वो क्या क्या है बताओ, डायगोनल, स्केलर, व्हाट अबाउट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में तो 1 ही चाहिए, 2 में वो स्केलर है डायगोनल है, ठीक है, और स्क्वायर भी है ऑब्वियसली, ठीक है। चलते हैं आगे, नोट है एक, ए जीरो मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय द लेटर ओ, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई लेटर से डिनोट किया जाता था वैसे जीरो मैट्रिक्स को लेटर ओ से डिनोट किया जाता है, कैपिटल ए, कैपिटल ओ सॉरी, ठीक है, 2 बाई 2 की भी हो सकती है और 3 बाई 3 की भी हो सकती है। अब बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं, सबसे पहले तो उनका ऑर्डर इक्वल हो, सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम हो, जैसे 2 बाई 3 है तो दूसरी भी 2 बाई 3 चाहिए, 3 बाई 2 होगी तो भी इक्वल की बात नहीं होगी। पहला टेस्ट मतलब 2 टेस्ट लगते हैं, एक तो ऑर्डर सेम है, ऑर्डर वाला टेस्ट पास हो गया तो अगला टेस्ट क्या लगाएंगे, ईच एलिमेंट सेम है, हर एक एलिमेंट क्या है, सेम है। सपोज करो पहले ऑर्डर ही फेल हो गया तो ईच एलिमेंट पे जाएंगे ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे, पहले ऑर्डर वाला टेस्ट लगाएंगे, ऑर्डर पास हो गया तो फिर अब दूसरी बात करेंगे कि हर एक एलिमेंट क्या होगा, सेम हो, ठीक है, corresponding element should be same, each element of each matrix is equal to each corresponding element of the other matrix या matrices, क्योंकि इक्वालिटी केवल 2 मैट्रिक्स की हो ऐसा थोड़ा ना, 3-4 मैट्रिसेस की भी इक्वालिटी की बात कर सकते हैं, ठीक है। thus we can say that two matrices aij m by n and bij m by n are equal if and only if aij टाइप का एलिमेंट bij के बराबर हो, ए आई जे का एलिमेंट बी आई जे के बराबर हो, जिसमें आई 1 से लेके m तक है, जे 1 से लेके n तक है, ठीक है। इसको मैं उल्टा भी कर सकता हूं कि अगर ए आई जे बी आई जे है तो इससे पता चलेगा a बराबर b, और अगर a बराबर b है तो ए आई जे बी आई, मतलब मैं यहां से यहां भी आ सकता हूं, मैं इस बात से ये बात भी कह सकता हूं, और मैं इस बात से ये बोथ वेज इंप्लीकेशन का साइन है, इधर से इधर इंप्लाई हो सकता है, इधर से इधर भी इंप्लाई हो सकता है, समझ में आया। मतलब अंदर के ए आई जे बी आई जे क्या है, अंदर के एलिमेंट्स हैं, अंदर के एलिमेंट्स सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स अगर सेम है, मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम का उधर भी सेकंड रो थर्ड कॉलम पे सेम एलिमेंट है, ऐसे करके सबको चेक कर लिया, अगर अंदर के एलिमेंट सेम है तो मैं कह दूंगा मैट्रिसेस इक्वल है, और अगर मैट्रिसेस इक्वल है तो मैं कह दूंगा कि अंदर के एलिमेंट्स सेम, ठीक है। ऑपरेशंस, तो 3 तरह के ऑपरेशंस लगाते थे हम, याद करो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन को भी मल्टीप्लिकेशन का एक स्पेशल ऑपरेशन माना गया, तो डिवीजन का अलग से इसमें कोई ऑपरेशन नहीं है, 3 ही तरह के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 1 सेकेंड, ओके लेट्स कंटिन्यू। एडिशन मींस जोड़ना होता है, इतना सबको पता है। दो मैट्रिसेस को जोड़ने का मतलब है, मान लो ये एक मैट्रिक्स है, ये दूसरी मैट्रिक्स है, नाम बदल दिया तो मैंने इसके अंदर के एलिमेंट्स का नोटेशन भी बदल दिया, बी से स्मॉल बी ले लिया, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, एक इंपॉर्टेंट बात, m बाई n, यानी कि एडिशन तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम है, एडिशन तभी पॉसिबल है जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाई n लिया, तो उधर भी मैंने m बाई n लिया,
रिजल्ट्स इन ए थर्ड मैट्रिक्स, एक तीसरी मैट्रिक्स पैदा करते हैं दोनों मिला के ऐड करके, सी सी आई जे एम बाई एन, उस इन दोनों की जो ऑर्डर है तीसरी मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर की पैदा होगी एडिशन के केस में, है ना। और सच दैट कि ये ए आई जे प्लस बी आई जे क्या हो जाएगा सी आई जे फॉर एनी आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n फॉर एनी जे वेरिंग फ्रॉम 1 to n। यानी कोई भी एलिमेंट को ले लो, कोई भी पोजीशन के एलिमेंट को ले लो, जो सी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट निकल के आएगा वो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स के सम करके निकल के आएगा। ऐसा एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए जो उनके सम से ना निकल के आए, सारे के सारे सम से ही निकल के आएंगे। तभी तो उसने कहा फॉर एनी मतलब आई और जे नाम का कोई भी नंबर ऐसा छूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सब जोड़ दिया और 2 3 यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम वाले एलिमेंट को छोड़ दिया, उसको नहीं जोड़ा, तो वो कंप्लीट मतलब परफेक्ट एडिशन नहीं माना जाएगा। सबको एलिमेंट को एलिमेंट से जोड़ना है, ठीक है। ये सी थोड़ा सा कैपिटल लेटर दिख रहा है, ये सी स्मॉल लेटर है भाई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। ये हो गया एडिशन। सुनो ध्यान से, ये नोट्स जो होते हैं ना ये थोड़ा सा मतलब नोट्स का मतलब ही ये है, जो नोट स्पेशल नोट डला होता है ना, नोट का मतलब ये है कि क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। नोट ही क्वेश्चन पैदा करते हैं, कॉन्सेप्ट कभी भी क्वेश्चन पैदा नहीं करता। जो स्पेशल नोट्स होते हैं उसके अजम्पशंस प्रॉपर्टीज नोट्स वो क्वेश्चन पैदा करते हैं, ठीक है। द एडिशन ऑफ 2 or more matrices is defined only when all of them are of, वही जो मैंने अभी बात कही, ट्रू फॉल्स में भी आ जाए तो फटाफट से हम ट्रू फॉल्स टिक कर सकते हैं। इन सिंपल टर्म्स एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस मींस सम ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। साधारण और सरल सी बात यह है कि दो मैट्रिसेस को जोड़ने का मतलब है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को जोड़ना। चलते हैं नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का नेगेटिव करना। तो मैट्रिक्स का नेगेटिव करने का मतलब है उसके हर एक एलिमेंट का नेगेटिव करना, उसके हर एक एलिमेंट का एग्जैक्टली नेगेटिव करना, है ना, माइनस लगाकर, ठीक है। द नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स दिस इज अ मैट्रिक्स माइनस ए का नेगेटिव माइनस ए, तो उसके अंदर वाले एलिमेंट्स में हम क्या करेंगे, मतलब हम ए मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हम ए मैट्रिक्स क्या थी, ये थी, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम -1 को अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, हर एक एलिमेंट पे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो अंदर वाला ए आई जी सिंपली क्या बन जाएगा, माइनस ए आई जी हो जाएगा फॉर एनी आई रेंजिंग फ्रॉम 1 to n एंड जे रेंजिंग फ्रॉम 1 to n। दैट मीन्स कोई भी छूटना नहीं चाहिए, हर एक एलिमेंट पे माइनस इंट्रोड्यूस करना है, यही होता है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। इजी। हाँ, डिटर्मिनेंट इज समथिंग डिफरेंट। डिटर्मिनेंट में अगर अपन ने बाहर कुछ नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वो किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है ओनली, पूरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होता। ओके, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के बाद आ जाइए, सिंपल टर्म्स में पढ़ लेते हैं इजी लैंग्वेज में, कि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव करने का मतलब है टू मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स बाय विच नंबर, -1, और टू परफॉर्म द नेगेटिव ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का नेगेटिव परफॉर्म करना ही नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है, ठीक है। दिस इज इन द सिंपल टर्म्स। अब जैसे नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स सीख लिया तो सब्ट्रैक्शन करना भी आ जाएगा या डिफरेंस करना भी आ जाएगा। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि दो मैट्रिक्सेस का डिफरेंस करने का मतलब है कि ए को बी के नेगेटिव से जोड़ना। भाई जोड़ना आता है आपको और नेगेटिव करना आता है, नेगेटिव करके जोड़ो, दैट मींस यू आर परफॉर्मिंग द डिफरेंस ऑफ द टू मैट्रिसेस, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, x माइनस वाई करना है, आपको नहीं पता कैसे करते हैं, आप ये कर दो x प्लस माइनस वाई। आपको नेगेटिव करना आता है, आपको जोड़ना आता है, ये कर दो, तो बेसिकली आप यही तो कर रहे हो, ठीक है ना। चलो, तो ये क्या लिखा हुआ है, मींस द एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स एंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स भी, और वाइस वर्सा, उल्टा भी कर सकते हो, मतलब डिफरेंस तो इधर से इधर और इधर से इधर दोनों तरफ चल सकता है ना, a माइनस बी भी चल सकता है और b माइनस ए। तो मैट्रिक्स a को b के नेगेटिव से जोड़ो या b को a के नेगेटिव से जोड़ो। जब a माइनस बी है तब तो a को b के नेगेटिव से जोड़ो, और अगर b माइनस a है तो b को a के नेगेटिव से जोड़ो। समझ में आई बात, इसलिए वाइस वर्सा लिखा हुआ है। एंड इट रिजल्ट्स इन अ थर्ड मैट्रिक्स, ऑब्वियसली ये भी तीसरी मैट्रिक्स पैदा करेगा, वो भी सेम ऑर्डर की, सच दैट ए आई जे माइनस बी आई जे शुड बी इक्वल टू, अब देखो प्लस माइनस डिफरेंस कर दिया, इक्वल टू कोई तीसरा एलिमेंट सी आई जे।
ना ना, मैट्रिक्स अलग अलग आएगी। ए माइनस बी एंड बी माइनस ए आर टू डिफरेंट मैट्रिसेस, दे आर टू डिफरेंट मैट्रिसेस, ठीक है ना, दो अलग अलग मैट्रिक्स आएंगे, ठीक है। और देखो उल्टा कर दिया ना मैंने, हाँ ऑर्डर सेम, क्योंकि हमने ऑपरेशन ही सेम ऑर्डर पे अप्लाई किया, ठीक है भाई। एक केस ये बन सकता है और एक केस ये बन सकता है, जब ए माइनस बी कर रहे हो तब ये केस बन रहा है, जब बी माइनस ए कर रहे हो तो ये केस बन रहा है, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो माइनस प्लस का डिफरेंस होता है तो वो सेम थोड़ा होता है, 5 एंड -5 आर नॉट सेम ना, दे आर डिफरेंट एलिमेंट्स, तो सेम कैसे कह सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं आगे। हाँ बिल्कुल होगी, तो आप ऑब्वियसली ए माइनस बी को माइनस ऑफ बी माइनस ए तो लिख सकते हो ना। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए करोगे तो वो जो मैट्रिसेस आएंगे एक दूसरे के नेगेटिव आएंगी, ये इसकी नेगेटिव और ये इसकी नेगेटिव, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। लाइक एडिशन डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस आल्सो डिफाइंड ओनली व्हेन दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। इन सिंपल टर्म्स डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस मींस द डिफरेंस ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। जैसे सम में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम था, यहाँ पे डिफरेंस में उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस है, सिंपल टर्म्स में बात करें तो। चलते हैं मल्टीप्लीकेशन, अच्छा सॉरी पहले प्रॉपर्टीज है। तो एडिशन और डिफरेंस की प्रॉपर्टी सब सेम चलेंगी। सबसे पहले है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है, अदला बदली करना, उल्टा कर देना। तो ये क्या कह रहा है कि एडिशन के केस में अगर मैं इसको इससे जोड़ूं या इसको इससे जोड़ूं आंसर सेम आएगा। तो दो मैट्रिसेस का जो एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। कैसे फॉलो करता है कि अगर मैं ए प्लस बी करूं तो ए प्लस बी को मैंने ए आई जे बी आई जे लिख दिया, उनके अंदर के एलिमेंट्स जोड़ दिए, जोड़ने के बाद मैं एक्स प्लस वाई को वाई प्लस एक्स भी लिख सकता हूँ, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया वापस अलग अलग तोड़ दिया, तो बेसिकली ये बी प्लस ए निकल गया है। तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये जो चीज की गई है ये तब करनी है, वैसे आने के बिल्कुल ना के बराबर चांसेस हैं, पर वैसे भी आपका तो एमसीक्यू है तो फिर तो खत्म ही हो गया। बट सब्जेक्टिव पेपर भी होता तो भी इसके ना के बराबर चांसेस होते, बट फिर भी अगर पूछ लेगी प्रूव करो कि एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो इस तरीके से प्रूव करेंगे अगर सब्जेक्टिव पेपर होता तो। और उसमें भी मुश्किल से 1% चांस होता कि पूछता सब्जेक्टिव पेपर में, तो अभी यहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। दैट इज ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, elements be equal, order be equal, two matrices are equal when their order is equal and their elements is equal। दो matrices equal कब होते हैं, कब होती है, अभी भी पढ़ा है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में, जब पहले ऑर्डर इक्वल हो बाद में एलिमेंट्स इक्वल हो, तो ऑर्डर भी इक्वल होगा एंड एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, ठीक है, क्लियर है। दो मैट्रिसेस को ए से बी में जोड़ो या बी से ए में जोड़ो, सेम आइडेंटिकल मैट्रिक्स निकल के आएंगे, आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल हूबहू सेम दिखने वाली मैट्रिक्स, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ में क्या करता है वो कि तीन मैट्रिसेस लेता है, सीधे यहीं आ जाता हूं। तीन मैट्रिसेस में वो क्या करता है कि ए प्लस बी करके सी करो या बी प्लस सी करके ए करो, सेम मैट्रिसेस मिलेगी, ठीक है। फिर वही है इसका प्रूफ है जो भी हमको नहीं देखना है, बेसिक चीज हमको ये याद रखनी है, नीचे नीचे आ जाओ कि ए प्लस बी करके फिर सी जोड़ो या बी प्लस सी जोड़ के फिर ए जोड़ो, तो आंसर इक्वल मैट्रिसेस आएंगे। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में ये दो लॉ फॉलो हो रहे हैं, कौन कौन से, कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैसे तो ये इनवर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव इनवर्स, ये दो चीजें, बट फिर भी अब इनवर्स नहीं आ रहा, बट फिर भी हमको नॉलेज तो होनी चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसी मैट्रिक्स होती है, क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसको किसी मैट्रिक्स में जोड़ने से उसकी आइडेंटिटी ना बदले, दैट मीन्स वो सेम वैसी की वैसी दिखाई दे, ठीक है। जैसे ए एक मैट्रिक्स है, अब इसमें क्या जोड़ें कि वापस ए ही निकले, ऑब्वियसली नल मैट्रिक्स। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, कोई पूछे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक है। डेफिनेशन के हिसाब से द एडिटिव आइडेंटिटी इज अ मैट्रिक्स विच ऑन एडिंग टू एनी मैट्रिक्स डज नॉट चेंज द आइडेंटिटी ऑफ दैट मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको किसी मैट्रिक्स से चेंज करने पर उस मैट्रिक्स की आइडेंटिटी नहीं बदल रही है, मतलब रिजल्ट में भी वो की वही मैट्रिक्स निकल के आ रही है, और किसी भी तरीके से कॉम्यूटेटिव वे में, मतलब ए प्लस ओ करो या ओ प्लस ए करो, यही आना है, बोथ वेज में हमको आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है ना।
लेट A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स बी एनी मैट्रिक्स, तो हम देख सकते हैं कि अगर A प्लस O करें या O प्लस A करें आएगा तो A ही। इसीलिए ये जो नल मैट्रिक्स है इसको क्या कहा जाता है, लेकिन सेम ऑर्डर क्यों नहीं चाहिए, बिकॉज एडिशन नहीं तो डिफाइन ही नहीं होगा। अगर ये 2/3 की तो ये नल मैट्रिक्स भी किस ऑर्डर क्यों नहीं चाहिए, 2/3 की होनी चाहिए। तो सो द जीरो या नल मैट्रिक्स O ऑफ द सेम ऑर्डर m/n इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स A। किसी भी मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है बताओ, किसी भी मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, कौन सी मैट्रिक्स बनी फिर वो, नल मैट्रिक्स, लेकिन आगे मेंशन करना जरूरी है ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, ऑफ द सेम ऑर्डर। कोई पूछा कि ए मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी बताओ तो आप पूछोगे कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। अगर उसने ऑर्डर बताया 2/5 तो आप आंसर दोगे नल मैट्रिक्स ऑफ 2/5 ही उस मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब एडिटिव आइडेंटिटी के बाद आता है एडिटिव इनवर्स। सुनो, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको किसी मैट्रिक्स से ऐड करें तो एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, जो ऊपर थी क्या थी एडिटिव आइडेंटिटी, नल, यानी नल मैट्रिक्स मिल जाए तो उसकी नेगेटिव ही जोड़ना पड़ेगा। किसी भी नंबर में, नंबर के केस में जैसे 5 में क्या जोड़ूं कि 0 मिले, -5, तो एडिटिव इनवर्स तो होता है नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, एडिटिव आइडेंटिटी होता है नल मैट्रिक्स। द एडिटिव इनवर्स इज अ मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स है, which on adding to a given matrix results in a zero matrix, results in a zero matrix। तो वो मैट्रिक्स कौन सी होगी, उसी की नेगेटिव मैट्रिक्स होगी। वी कैन सी दैट a प्लस माइनस ए करें या -a प्लस ए करें, दोनों से o आएगा यानी कि नल मैट्रिक्स आएगी। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये इसकी एडिटिव इनवर्स है और ये इसकी एडिटिव इनवर्स, दोनों एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि -a में हमको a जोड़ना पड़ेगा तो a -a के लिए एडिटिव इनवर्स हो गया, a में हमको -a जोड़ना पड़ेगा तो -a के लिए एडिटिव इनवर्स हो गया, ताकि मुझे नल मैट्रिक्स मिल जाए। ठीक है, सो इस कारण से किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव ही उस मैट्रिक्स की एडिटिव इनवर्स कहलाता है। और नेगेटिव करोगे तो ऑब्वियसली सेम ऑर्डर मिलेगा ही मिलेगा, बोलने की जरूरत नहीं है। किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव कर दोगे तो ऑर्डर थोड़ा बदलेगा, तो इसलिए यहाँ पे कहीं भी ऑर्डर का जिक्र नहीं किया गया। बस मैट्रिक्स का नेगेटिव कर दो, वो नेगेटिव ही किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स कहलाता है। फाइन, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एडिशन खत्म होता है, एडिशन, डिफरेंस एंड नेगेटिव खत्म होता है। अब आता है मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन बेसिकली दो तरीके से होता है, सब जानते हैं। एक होता है किसी स्केलर या कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लीकेशन करना, और एक होता है दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लीकेशन करना। दो तरह के हैं। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में। स्कूल जाना है आज? ठीक है, क्या टाइम हो गया? 7:16, 15 मिनट्स है ना अभी तो। हाँ, तो बाय स्केलर, किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना। सेकंड थिंग इज आपस में दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो फर्स्ट केस लेते हैं इसका, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का नोटेशन हो गया। एक स्केलर के से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, एक दूसरी मैट्रिक्स निकल के आती है सच दैट ये के क्या होता है, इसके अंदर के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, हर एक एलिमेंट से, नॉट बाय ए सिंगल एलिमेंट, बाकी बल्कि हर एक। डिटर्मिनेंट में केवल एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम से मल्टीप्लीकेशन होता है, इसमें हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, ठीक है, सच दैट कोई जो वो नई मैट्रिक्स निकल के आएगी वो क्या होगी, ओरिजिनल मैट्रिक्स का के टाइम्स होगी। ओरिजिनल मैट्रिक्स के कितने टाइम्स होंगी, के, यानी कि उस नई मैट्रिक्स के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी हैं, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको के से मल्टीप्लाई करने से मिलेंगे, जहां पे i वेरीज फ्रॉम i टू m एंड j वेरीज फ्रॉम i टू n, यानी कि एनी पोजीशन वाला एलिमेंट काउंटेड है, कोई भी छूटा हुआ नहीं है, सबसे के स्केलर के से हमको सब एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है इन सिंपल टर्म्स। अब सिंपल टर्म्स में यहाँ क्या मिला मुझे
कि एक मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है मल्टीप्लाइंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाय द गिवन स्केलर। वही बात, हर एक एलिमेंट को स्केलर में। तो इट इज वेरी इजी। अब इसके भी दो लॉज हैं हमारे पास, बहुत ही छोटे से और इजी से। देखो, एक क्या कह रहा है कि दो मैट्रिसेस को जोड़ के और के स्केलर से मल्टीप्लाई करो, या हर एक मैट्रिक्स को के स्केलर से मल्टीप्लाई करके जोड़ो, बात एक ही है। ठीक है, पहला लॉ समझ में आया? दो मैट्रिक्सेस का सम है और बाहर कोई के स्केलर है, सम करके स्केलर से मल्टीप्लाई करो, या स्केलर से मल्टीप्लाई अलग अलग करके सम करो, बात एक ही है, इक्वल मैट्रिक्सेस हमको मिलेगी। अब ये फिर इसका प्रूफ है जो हमारे एक तरीके से कोर्स में नहीं है, तो सीधे चलते हैं सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ क्या कह रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह सकते हो आप, बिल्कुल कह सकते हो। हाँ, सेकंड लॉ देखो, फर्स्ट लॉ में क्या था? एक स्केलर दो मैट्रिसेस, सेकंड लॉ में दो स्केलर एक मैट्रिक्स। ठीक है ना, डिफरेंस समझ में आया ना? वहां पे के था और ए और बी थे, यहाँ पे के और एल दो मैट्रिक्स, दो स्केलर्स हैं, मैट्रिक्स एक ही है ए। ठीक है, कह रहा है कि दो स्केलर्स को जोड़कर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि, क्या मतलब है? कि इसी एक मैट्रिक्स को दोनों स्केलर से अलग अलग मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। समझ में आई बात? क्लियर है? ठीक है ना? क्या ऊपर वाले में भी यही था? डिफरेंस क्या है? ऊपर वाले में दो मैट्रिक्स थी, एक स्केलर था, यहाँ पे दो स्केलर एक मैट्रिक्स है। सेम चीज है, सेम चीज है, दो स्केलर एक मैट्रिक्स पे भी ये चीज अप्लाई होगी, और दो मैट्रिक्स और एक स्केलर पे भी ये चीज मल्टीप्लाई होगी कि आप अलग अलग मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, जोड़ के मल्टीप्लाई करो, या फिर अलग अलग मल्टीप्लाई करके जोड़, सिंपली बात। ठीक है, लास्ट टॉपिक ले लो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब दो मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लीकेशन कब डिफाइंड होता है? सबसे पहले तो कब डिफाइंड होता है और कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, दो बातें। कब तो डिफाइन होगा, स्केलर में तो कब डिफाइन होगा? कभी भी डिफाइन होगा। एडिशन में कब डिफाइन होगा? इक्वल ऑर्डर हो। डिफरेंस में कब डिफाइंड होगा? इक्वल ऑर्डर हो। अब मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं है कि इक्वल ऑर्डर हो या कभी भी डिफाइन हो, एक स्पेसिफिक केस लिया जाता है। देखो, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस aij एंड bjk। अब देखो, यहाँ पे एक चीज गौर फरमाई आपने, इसके एलिमेंट aij लिया है तो इसके एलिमेंट jk लिया है, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने के लिए इसका कॉलम का पोजीशन इसके रो के पोजीशन से मैच करना चाहिए। ठीक है, दैट इज a इंटू बी करूं या सिंपली ए बी भी लिख सकता हूं, इज डिफाइंड only when the number of columns of the first matrix A is equal to the number of rows of the second matrices, यानी कि matrix B. That is, if matrix A is of the order m by n, तो matrix B has to be of the order n by p। अगर ये m by n ऑर्डर की है तो अगली n by p ऑर्डर की 100% होनी चाहिए ही चाहिए। क्या दिखा यहाँ पे? ये दिखा कि इसका नंबर ऑफ कॉलम्स और इसका पहले वाली का नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू दूसरे वाली का नंबर ऑफ रोज, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट क्या निकलता है? वो भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर का निकलता है जो बच गए। देखो, इसके पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है, इसके पास भी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है। नंबर ऑफ कॉलम्स इसके और नंबर ऑफ रोज इसके तो मैच कर लिया, ये चेक करने के लिए कि डिफाइंड है या नहीं। डिफाइंड हो गया, तो अब क्या बचा? उसके पास नंबर ऑफ रोज बची, इसके पास नंबर ऑफ कॉलम्स बचा, तो जो बच गए इस ऑर्डर का नया मैट्रिक्स पैदा होगा उन दोनों का प्रोडक्ट करने से। ठीक है, क्लियर है? एंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज मैट्रिसेस A which is of order m by n and B which is of order n by n will result in a third matrix C which is of order m by p। याद रहे, यहाँ पे m n और p कुछ भी हो सकते हैं नेचुरल नंबर में, इवन वो आपस में इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर m n और p अलग अलग लेटर्स रखें तो ये तीनों अलग अलग ही हों, ये आपस में इक्वल भी हो सकते हैं। हो सकता है इनमें से कोई दो आपस में इक्वल हो सकता है कोई तीनों इक्वल हो, मतलब ये कुछ भी हो सकते हैं, दे कैन बी एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ये फिर इसका मैथमेटिकल अजम्पशन है।
टू गेट द एलिमेंट सी आई के, किसी भी मैट्रिक्स सी के मतलब किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है, मैट्रिक्स ए का ith रो लिया जाता है और मैट्रिक्स बी का kth कॉलम लिया जाता है। ith रो लिया जाता है मैट्रिक्स ए का, kth कॉलम लिया जाता है मैट्रिक्स बी का, और उनको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई देम एलिमेंट वाइज, मल्टीप्लाई देम एलिमेंट वाइज, और फाइनली क्या करेंगे, जो एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट मिला है उनको आखिरी में क्या कर दिया जाता है, सम अप कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। स्टेटमेंट वाइज नहीं समझ में आया तो ऐसे देख लो। देखो मान लो मुझे एलिमेंट आई के निकालना है। क्या निकालना है? आई के। तो मैट्रिक्स ए का ith रो लोगे, मैट्रिक्स दूसरी का kth कॉलम लोगे, यही लोगे। अब ith रो में, मैट्रिक्स ए के ith रो में i1 i2 i3 i4 ऐसे एलिमेंट्स होंगे अप टू in, अप टू in। मैट्रिक्स बी के kth कॉलम में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, 1k 2k 3k 4k अप टू n के, इस तरीके के और एलिमेंट्स होंगे। हम एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट करेंगे, इसके पहले रो का पहला एलिमेंट उसके पहले उसके सॉरी इसके ith रो का पहला एलिमेंट उसके kth कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, इसके ith रो का दूसरा एलिमेंट उसके kth कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई, फिर अगेन ith रो का तीसरा एलिमेंट kth कॉलम के तीसरे एलिमेंट से, ऐसे करते 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 लास्ट कहां तक जाना है, ith रो का n नंबर वाला एलिमेंट और kth रो का भी n नंबर वाला एलिमेंट के इक्वल जाना है। इस पूरी बात को सम अप करके मैंने समेशन फॉर्म में डाल दिया है। क्या हो रहा है, ए आई जे बी जे के मल्टीप्लाई हो रहा है, जे जे तो हमेशा आई और के तो क्या है, आई और के तो क्या होंगे, गिवन होंगे, और जे जे वेरी करेगा। जे जे देखो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक। n क्या होगा, n क्या होगा बोलो, नंबर ऑफ रोज ऑफ द फर्स्ट कॉलम और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड कॉलम, दोनों इक्वल होंगे तो वहां तक वो वेरी करेगा, वहां तक आपको जोड़ते जोड़ते लेके जाना। ये पूरा चीज समझ में नहीं आई तो सिंपल सी बात है, देखो छोटा सा असम्पशन लेते हैं। अगर मान लो ये 2/3 की मैट्रिक्स, ठीक है, और ये 3/2 की मैट्रिक्स, 3/2 की मैट्रिक्स मतलब ऐसे, सॉरी ऐसे डाल देता हूं, ये तो है 2/3 की मैट्रिक्स कुछ ऐसी होगी, और ये 3/2 की मैट्रिक्स कुछ ऐसी होगी। ये 2/3 की मैट्रिक्स है और ये 3/2 की। सबसे पहले तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज से मैच कर रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होगा या नहीं होगा, होगा। उसके बाद अब जो आंसर आएगा इक्वल आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगी, एक 2/2 की मैट्रिक्स आएगी लाइक दिस। अब मुझे सपोज करो ये एलिमेंट निकालना है, ये एलिमेंट निकालना है, तो क्या करूंगा, पहले मैट्रिक्स का पहली रो लूंगा और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम लूंगा और एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करूंगा, दिस मल्टीप्लाइड दिस, दिस मल्टीप्लाइड दिस, दिस मल्टीप्लाइड दिस, और आखिरी में सम करके यहाँ पुटअप कर दूंगा। समझ में आई बात? सेकंड मतलब ये इसकी पोजीशन क्या कहोगे बताओ, इसकी पोजीशन क्या होगी, 1 2 1 2, तो यानी कि पहले मैट्रिक्स का पहली रो लेनी है, दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम लेना है, पहली रो सेकंड कॉलम, वही एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई सम अप। इसकी पोजीशन बताओ 2 1, तो पहले मैट्रिक्स की सेकंड रो लेनी है एंड दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेना है, यानी कि दूसरे मैट्रिक्स का तो हमेशा कॉलम लेना है, पहले मैट्रिक्स की हमेशा रो लेनी है, जो भी एलिमेंट का वहां पे ऑर्डर है। 2/2 मतलब सॉरी 2 2, तो पहले मैट्रिक्स का सेकंड रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, वही एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई एंड सम देम अप, और मिल जाएगा मुझे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, सबसे पहले ये कम्यूटेटिव नहीं है, सबसे पहले दे आर नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि अगर a इंटू बी करें तो b इंटू ए के बराबर 100% नहीं है, हो जाए तो इत्तेफाक से हो जाए, बाकी प्रॉपर्टी नहीं है कि होता है, ठीक है। हो तो कभी भी सकता है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो भी हो सकता है, ठीक है ना, स्पेसिफिक केस में हो सकता है, बट होता है ऐसा नहीं है, और स्क्वायर मैट्रिक्स हो और हमेशा हो ऐसा भी नहीं है। अगर ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्सेस हैं तो उनके अंदर के एलिमेंट्स इक्वल हैं ऐसा थोड़ा ना कहा हमने,
उनके अंदर के एलिमेंट्स इक्वल हैं ऐसा थोड़ा ना कहा है। तो एलिमेंट्स मान लो इसके कुछ और हैं, इसके कुछ और हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो सेम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। आप तो सिंपल ये याद करो, कैसी भी मैट्रिसेस हो, ये स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल नहीं होता है, हो जाए तो इत्तेफाक से उसका स्पेसिफिक केस माना जाए। The multiplication of two matrices A, which is of order m by n, B, which is of order n by p, is non-commutative. That is, A into B will not be equal to B into A. देखो याद करो, सम जो था वो कॉम्यूटेटिव था, या फिर सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB is not equal to B है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात तो, अगर A into B डिफाइंड है तो उससे तो यही गारंटी नहीं मिली कि BA भी डिफाइंड होगा। इक्वल होना तो दूर की बात है, अगर A इंटू बी कर रहे हो तो उससे B इंटू ए डिफाइंड भी होगा ऐसा भी जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा मैट्रिक्स A 2/3 ऑर्डर की, 2/3 ऑर्डर कैसे लिखेंगे? 2/3 ऑर्डर बोलो, 2/3 ऐसे ही लिखेंगे। और मैट्रिक्स B मैंने लिखा 3/5 ऑर्डर की, मेरी मर्जी, 3/5 का मतलब 5 कॉलम्स, 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा कंजेस्टेड है, समझ में आ रहा है? तो अभी तो A इंटू बी तो डिफाइंड है या नहीं है? क्योंकि 3 इज मैचिंग विथ 3, बट क्या B इंटू ए डिफाइंड भी है क्या? 5 डज नॉट इक्वल टू 2, तो डिफाइंड ही नहीं है। तो कॉम्यूटेटिविटी तो चेक करना दूर की बात है, कई बार तो डिफाइंड भी नहीं होता है, बट कई बार डिफाइंड हो जाता है। तो डिफाइंड होने के बाद भी वो इक्वल आ जाए जरूरी नहीं है। क्या कहा मैंने? कॉम्यूटेटिव, किसी ने कहा कॉम्यूटेटिव है या नहीं है, तो सबसे पहले तो डिफाइंड है कि नहीं है। तो A इंटू बी अगर डिफाइंड है तो पहली बात तो इसकी गारंटी नहीं है कि B इंटू ए डिफाइंड होगा। अगर B इंटू ए डिफाइंड हो भी जाए तो गारंटी नहीं होगी कि A इंटू बी और B इंटू ए का आंसर सेम मैट्रिक्स निकल के आई। ठीक है, दोनों बातें समझ में आई? यही वहां पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द मल्टीप्लिकेशन BA इज नॉट डिफाइंड बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स BP इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स A। भाई M और P मैंने अलग अलग नंबर्स लिए, क्या लिए? अलग अलग नंबर्स लिए, तो M और P इक्वल ही नहीं है तो डिफाइंड ही नहीं है। बट इन केस M और P को मैं सेम ले लेता, बट इन केस बाय एनी मींस किसी भी तरीके से नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स B अगर नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स है यानी P और M इक्वल ले भी लेता, तो भी प्रोडक्ट AB और प्रोडक्ट BA मतलब प्रोडक्ट AB और प्रोडक्ट BA दोनों डिफाइन हो भी जाते, देन ऑल्सो इट डज नॉट इम्प्लाई, तो भी इसका ये मतलब नहीं है कि उनका प्रोडक्ट इक्वल होगा। पहली बात तो डिफाइंड ही नहीं होते, बट कैसे भी करके अगर डिफाइंड हो भी जाए तो भी इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट इक्वल होगा। एसोसिएटिव बात काफी आसान है कि अगर मैं 3 मैट्रिसेस ले लूं, सीधे लो की बात करता हूं, वही सेम, तो मैं A इंटू बी करके B उसका आंसर को इंटू C से मल्टीप्लाई करूं, या मैं B इंटू C करके उसके आंसर को A से मल्टीप्लाई करूं, कैसे भी कर लूं, दोनों का आंसर हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, देयर मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइंड। हाँ, एक चीज और, लेकिन ये चीज तभी पॉसिबल है जब इधर वाला मल्टीप्लीकेशन और इधर वाला मल्टीप्लीकेशन दोनों साइड्स डिफाइंड हो। मतलब अगर मैंने A इंटू बी किया तो एक मैट्रिक्स आई, तो B वो जो मैट्रिक्स आई उसका और C का प्रोडक्ट भी तो डिफाइंड होना चाहिए। जरूरी है कि डिफाइंड हो सकता है ना भी, लेकिन अगर डिफाइंड है और उधर आ गया मैंने B इंटू C किया और उसके आंसर का फिर A से प्रोडक्ट भी डिफाइंड हो, जरूरी नहीं डिफाइंड हो, लेकिन अगर डिफाइंड है तो फिर एक प्रोडक्ट इक्वल आएगा। अगर डिफाइंड है तो प्रोडक्ट इक्वल आएगा। A इंटू बी करके C करो, A इंटू बी इंटू C करके A से मल्टीप्लाई करो। Whenever the orders of matrices A, B, C are such that, जब A, B और C के ऑर्डर कुछ इस तरह के लिए गए हों ताकि उनका इक्वालिटी के दोनों साइड्स प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या कहता है? वही एडिशन और प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहता है कि दो मैट्रिक्स को जोड़ के अगर आप किसी तीसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, या फिर आप A इंटू बी करके A इंटू C करके जोड़ो, बात एक ही है। ठीक है, इसको ऐसे भी ले सकते हो कि पहले A प्लस बी करके C करना है तो आप A इंटू सी करके B इंटू C करके जोड़ो, तो बात एक है। बट यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं AB की जगह BA नहीं लिख सकता हूँ।
उसी ऑर्डर में लिखना है जैसे जैसे वो रखे गए। पहले ए है बाद में बी है तो मैं ए बी ही लिखूंगा, पहले ए है बाद में सी है तो मैं ए सी ही लिखूंगा। इधर भी पहले ए है बाद में सी है तो मैं ए सी ही लिखूंगा, और पहले बी है बाद में सी है तो मैं बी सी ही लिखूंगा। हाँ, ये सम उल्टा हो सकता है कि ए सी इधर आ जाए और ए बी इधर आ जाए, क्योंकि सम तो वैसे भी कॉम्पिटिटिव होता है, बट उनका प्रोडक्ट उसी ऑर्डर में रहेगा जैसा दिख रहा है। किसी को लेने हैं? जाओ, मल्टीप्लीकेशन खत्म कर देता हूं मैं, उसके बाद से कल देखें। whenever the orders of the matrices A, B and C are such that their given multiplication and addition are defined on both sides of equality. ए बी और सी के ऑर्डर्स कुछ ऐसे होने चाहिए कि बोथ साइड्स ऑफ इक्वालिटी उनके मल्टीप्लीकेशन भी डिफाइंड हो एज वेल एज उनके एडिशन भी डिफाइंड हो, मल्टीप्लीकेशन एडिशन दोनों डिफाइंड। अब जैसे एडिशन करते थे तो एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स आता था, वैसे ही मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आएगा। आपको ऑर्डर हाँ डिफाइन हो तो अपन इक्वल कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती थी याद करो, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको ऐड करें तो आइडेंटिटी ना बदले। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको मल्टीप्लाई करें तो अगले की आइडेंटिटी ना बदले, उसकी आइडेंटिटी ना बदले। तो ऐसी मैट्रिक्स कौन सी होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स कौन सी होगी, क्योंकि अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलती है। आप चाहे से कुछ एग्जांपल्स लेके प्रूव करके देख सकते हैं, आप करके देख लो ना, एग्जांपल करके देख लो। जब वो बाकी एलिमेंट जीरो होते हैं तो दिस इंटू जीरो जीरो हो जाता है, दिस इंटू जीरो जीरो हो जाता है, तो बस दिस इंटू वन वही आंसर आता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो यहाँ पर है 5 4 3, हाँ जाओ आप वीडियो देख लेना, जिसको जाना है जाओ, ये 5 मिनट का वीडियो देख लेना ताकि अपना मल्टीप्लीकेशन तक काम हो जाए, मतलब आज शाम को देख लेना। मान लो 5 4 3 और 1 0 0 है, तो 5 इंटू 1 4 इंटू 0 3 इंटू 0, सम तो वापस 5 ही आया। बताओ सम वापस 5 आया नहीं आया, 5 1 जा 5 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, वापस सम घूम फिर के 5 ही आया। तो आइडेंटिटी नहीं बदल रही है। ठीक, आप भी जाना चाहो तो जा सकते हो, 5 मिनट का वीडियो देख लो, ठीक है। जा रहे हो, चलो जाओ फिर, आप 5 मिनट का वीडियो देख लेना ताकि अपन नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट 1 मिनट लगे। द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हर हाल में क्या होगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी which when multiplied by a given square matrix। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में चलेगी, हमेशा किस में चलेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में चलेगी। जब वो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई हो तो उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलनी चाहिए, डज नॉट चेंज द आइडेंटिटी ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। यानी कि मैं ए इंटू आई करूं या कम्यूटेटिव वे में आई इंटू ए करूं, हर हाल में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, हर हाल में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इसीलिए हमने क्या कहा है, whenever matrices, ठीक है सर, whenever matrices A and I are square matrices of the same order, A और I हर हाल में स्क्वायर मैट्रिसेस होनी चाहिए। I तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, उसमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, बट A और I, A भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब मैंने कहा कि A एक 3/3 की मैट्रिक्स है तो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, I3 होगी। क्या होगी, I3 होगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। ये क्या कह रहा है कि जब अपन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे, जब अपन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे, जैसे 4 इंटू 0 करते थे तो 0 आता था, 0 इंटू 4 करते थे तो 0 आता था। तो ये क्या कह रहा है कि जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे और आंसर 0 आता था तो 100% दोनों में से एक नंबर 0 होना चाहिए होता था, बट मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है। अगर दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करने से नल मैट्रिक्स आ जाए तो जरूरी नहीं है कि दोनों में से एक नल मैट्रिक्स हो सकता है कि दोनों ही नल मैट्रिक्स ना हो, दोनों नल मैट्रिक्स ना हो, ठीक है। हाँ, दोनों में से एक नल मैट्रिक्स है वो भी हो सकता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ रहा है तो दोनों में से कोई भी एक मैट्रिक्स नल है। हो सकता है कि दोनों ही नॉन नल मैट्रिक्स हो, यानी दोनों ही भरी हुई हो। नल मैट्रिक्स समझते हो जिसमें 0 0 हो। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है, इसका फिर एक एग्जाम्पल भी लिया था कि फॉर रियल नंबर्स ए एंड बी, रियल नंबर्स लेने हमको ए एंड बी, है ना। तो अगर मैं ए बी बराबर 0 करता हूं तो उसका इंप्लीकेशन ये होता है कि या तो ए 0 है या बी 0 है, लेकिन ये तो कब होता है, जब रियल नंबर्स होता है। बट नेसेसरीली ऐसा नहीं है मैट्रिक्स के केस में, बट इट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू फॉर मैट्रिक्स। नेसेसरीली ट्रू मैट्रिक्स के केस में नहीं है, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। पर नंबर्स के केस में ऐसा कभी भी नहीं होता कि दो नॉन जीरो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो आ जाए। अगर प्रोडक्ट जीरो है तो इन दोनों में से एक नंबर तो नॉन जीरो जीरो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। पर मैट्रिसेस के केस में दो नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी क्या आ सकता है, जीरो। यानी कि अगर ए और बी दो नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं तो ए बी इज इक्वल्स टू ओ इज ऑल्सो पॉसिबल है। दोनों नॉन जीरो लेकिन प्रोडक्ट करने के बाद नल मैट्रिक्स आ गए, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस खत्म होता है दोनों, यानी कि स्केलर वाला भी खत्म होता है और मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस भी खत्म होते हैं। 2 से 3 एक्सरसाइज शायद हमने कर ली है। अब केवल एक ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बाकी है, स्क्यू एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस बाकी है, और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाकी है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। मतलब शायद 2 ही एक्सरसाइजेस अब इस चैप्टर में बाकी है जो सेकंड शॉर्ट में लेंगे। 1 शॉर्ट में नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, 2 शॉर्ट में लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।